अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, दिस इज इजाज़ फ्रॉम द मेडिसिन सरकार। फास्ट ज़िंदगी यानी आजकल लाइफ जो है बहुत तेज़ हो चुकी है। हमारा जो वक्त है इतना तेज़ चल रहा है, इतना तेज़ गुज़र रहा है कि हम हर काम इतना जल्दी करते हैं कि जो हमारा जो टाइम है, जो हमारी हेल्थ है, जो सेहत है, उस पर हम फोकस ही नहीं करते। अब इस फास्ट लाइफ में हम कुछ जो खुराक है वो भी फास्ट करने लगे, तो हम बस फास्ट फूड खा लेते हैं और 5 मिनट में हम सारा खाना खा लेते हैं और हम ये नहीं सोचते कि ये जो खा रहे हैं इसका बाद में हमारे सम पे क्या इम्पेक्ट पड़ेगा। तो अब इसी फास्ट फूड की वजह से आजकल हर एक बंदे को मैदे के मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। जी हाँ, फास्ट फूड ही मैदे की ख़राबी का एक बहुत बड़ा ही वजह है, जो कि हम समझते ही नहीं है, समझकर भी उसको इग्नोर कर देते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ मैदे के हवाले से कुछ ऐसी मेडिसिन के बारे में बात करूंगा जो कि मैदे के हवाले से बेहतर है, मैदे के जो मसाइल है वो ठीक करता है। वैसे तो बहुत ज़्यादा मेडिसिन है, तो मैं तमाम जो मेडिसिन है वो एक ही वीडियो में कवर नहीं कर सकता, तो मैं ऐसे ही वीडियोस बनाता रहूँगा और उसमें जो टॉपिक्स है वो कवर करता रहूँगा। कभी हम मैदे के मसाइल पर बात करेंगे, कभी उसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे, या उसके जो मेडिसिन इस्तेमाल होते हैं उस बारे में हम आज बात करने वाले हैं। वैसे तो बहुत ज़्यादा ही मेडिसिन है, लेकिन आज मैं जिस मेडिसिन के बारे में बात करने वाला हूँ उसका नाम है फेमोटाइडिन। जी हाँ, फेमोटाइडिन ये एक जेनेरिक नेम है और इसके ऊपर बहुत सी कंपनियाँ, कोई फेमोटाइज के नाम से बनाती है, कोई फेमोट के नाम से बनाती है, और बहुत ज़्यादा ब्रांड्स अपनी अपनी जो मेडिसिन बनाती है अपने अपने क्वालिटी और इस्तिताद के मुताबिक, और कस्टमर से पैसे लेते हैं और बटोरते भी हैं। तो आज इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ फेमोटाइडिन की इंडिकेशन के बारे में, यानी यूजेस के बारे में, फेमोटाइडिन के डोज के बारे में कि कितनी मिकदार में ये दवाई लेनी चाहिए, खानी चाहिए। इसके अलावा कुछ ड्रग इंटरेक्शन के बारे में बात करेंगे, यानी फेमोटाइडिन के साथ आप कौन कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ ऐसी मेडिसिन भी होती है जो कि फेमोटाइडिन के साथ अगर ली जाए तो या तो फेमोटाइडिन के साथ ख़त्म हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, या उसी मेडिसिन के कम हो जाएंगे। तो ये तमाम बातें आज हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पे को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बजाएगा ताकि हर वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन बार में पहुंच सके। फेमोटाइडिन क्या है और ये मैदे के मसाइल कैसे ठीक करता है। फेमोटाइडिन एक हिस्टामिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर है। अब हिस्टामिन 2 रिसेप्टर क्या है? रिसेप्टर मैं आपको सिंपल अल्फाज में बता दूं, रिसेप्टर जो है वो पैगाम रसां को कहते हैं, जो पैगाम पहुंचाने वाला होता है उसको रिसेप्टर कहते हैं। और जो हिस्टामिन 2 है ये एक रिसेप्टर है, ये हमारे जिस्म में एक जगह से दूसरी जगह तक दिमाग से लेकर जिस्म के किसी हिस्से में पैगाम पहुंचाता है, यानी हुक्म पहुंचाता है, या जिस्म से पैगाम को मैसेज पहुंचाता है। तो हिस्टामिन 2 जो है वो मैदे के जो मसाइल होते हैं उसका पैगाम दिमाग तक पहुंचाता है, और फिर हमें पता चल जाता है कि हमारे मैदे में मसला है, हमारे मैदे में एसिडिटी है, तेज़ाबियत है, दर्द है, और भी जितने मसाइल होते हैं हिस्टामिन 2 का ये काम होता है। तो अब जो फेमोटाइडिन है वो क्या करता है, वो जो इस रिसेप्टर इसको ब्लॉक कर देता है। अब इसको ब्लॉक करने का फ़ायदा ये है कि जब मैदा अगर जो कट्टी डकारें वगैरह होती है वो आप फील नहीं करते, ब्लॉक कर देता है तो वो काम ही नहीं करता, वो एसिडिटी जो प्रोड्यूस करता है वो ज़रिया ख़त्म हो जाता है, तो जो तेज़ाबियत होती है वो भी ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती है। अब बात करते हैं कि फेमोटाइडिन को कौन कौन सी कंडीशन में इस्तेमाल करते हैं। देखिए, वैसे तो आप जान गए होंगे थंबनेल से ही कि फेमोटाइडिन मैदे के मसाइल में इस्तेमाल होता है, लेकिन मैदे में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं जिसमें फेमोटाइडिन को इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले जो कंडीशन है वो तो बहुत ही सिंपल है, यानी अगर मैदे में तेज़ाबियत है, आपके मैदे में खट्टी डकारें आती है, इसके अलावा अगर उल्टी भी आती है ना तो उसके लिए भी फेमोटाइडिन को इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा मैदे की जलन, या जो दिल की जलन भी कहते हैं, हार्ट बर्न, उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा ये कुछ मैदे के सवियर कंडीशन में भी इस्तेमाल होता है, जिसमें जो सबसे पहले कंडीशन है वो है बेनाइन गैस्ट्रिक अल्सर एंड ड्यूडेनल अल्सर। अब ये क्या चीज़ है? अल्सर तो आप समझ गए होंगे कि अल्सर सिंपल अल्फाज में ज़ख़म को कह सकते हैं। तो जो बेनाइन, जो डूडिनल और गैस्ट्रिक अल्सर है, डूडिनल छोटी जो आंत होती है उसका जो शुरुआत है, स्टार्टिंग है, जो मैदे से स्टार्ट होता है उस जगह को डूडिनल कहते हैं, और जो एंड पॉइंट है मैदे का, उस दोनों जगह को जहाँ पर ये जो शुरुआत जो जोड़ बन चुके हैं यहाँ पर ही ये डूडिनल है,
और इस जगह में जब अल्सर हो जाए तो ये गैस्ट्राइटिस भी, गैस्ट्रिक अल्सर भी कह सकते हैं, क्योंकि जो मैदे की जो एंडिंग है वो भी इधर इख्तिताम होती है और शुरुआत भी डूडेनल की होती है, तो गैस्ट्रिक अल्सर या डूडेनल अल्सर भी कहते हैं। अब यहाँ पर ये अल्सर प्रोड्यूस हो जाता है। अब अल्सर क्यों प्रोड्यूस होता है? एक बैक्टीरिया है जिसको हेलिकोबैक्टर पाइलोरी या एच पाइलोरी भी कहते हैं, उसकी वजह से ये अल्सर पैदा हो सकता है। और इसके अलावा जो मेडिसिन हम अक्सर अपनी लाइफ में खाते हैं, जो मोस्टली जो इनसेक्ट मेडिसिन है, उसकी वजह से भी ये अल्सर हो सकता है। इसके अलावा हमारे जो खाने होते हैं जिसमें चाय और कॉफ़ी का बहुत ज़्यादा बड़ा रोल है मैदे के मसाइल पैदा करने में, तो उस वजह से ये कंडीशन पैदा हो जाती है। और ये जो कंडीशन जब हो जाए तो उसके बाद ये जो फेमोटाइडिन है, अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि फेमोटाइडिन सिर्फ इन तमाम मसाइल को क्लियर हल नहीं करेगा, उसके साथ आपको और भी मेडिसिन देनी पड़ेगी, जैसे कि आपको एंटीबायोटिक भी साथ में देनी पड़ेगी और इसके अलावा पीपीआई भी देनी पड़ती है। तो उन मेडिसिन को साथ में मिलाकर फेमोटाइडिन देंगे तो उस कंडीशन में फेमोटाइडिन का एक अच्छा किरदार है, बहुत ही एक अच्छा रिज़ल्ट देता है। इसके बाद है प्रिवेंशन ऑफ रिलैप्स डूडेनल अल्सर। अब ये क्या चीज़ है? ये अब जिस तरह मैं पहले एक्सप्लेन कर गया डूडेनल अल्सर को या गैस्ट्रिक अल्सर को, तो अब ये अल्सर जो ये बार बार होता है, ये अगर आप एक बार ट्रीट करवा ले या ट्रीट कर ले तो ये कंडीशन उस टाइम तो ठीक हो जाएगा, लेकिन ये कुछ टाइम बाद, कुछ अरसे बाद दोबारा से ये मसला पैदा हो जाएगा, क्योंकि हमारी जो खुराक है वो इतनी टाइम टेबल पे नहीं है, ये इतनी रूल्स के हिसाब से हम नहीं खाते। इसके अलावा भी ये वापस आ सकता है जितने जो एक्सपेरिमेंट्स हुए उस हिसाब से। तो फिर उसके लिए क्या करते हैं कि फेमोटाइडिन मेडिसिन को यहाँ पर डूडेनल अल्सर के लिए प्रोफाइलैक्सिस में देते हैं, यानी ताकि ये बीमारी आइंदा मुस्तकबिल में दोबारा से ना हो जाए, तो इस मकसद के लिए फेमोटाइडिन को देते हैं। तो इसलिए अगर आपको ये मसला हो गया होगा उसके बाद आप दोबारा से इसको इस्तेमाल करें ताकि वो मसला दोबारा आपको ना आ जाए, क्योंकि सीवियर कंडीशन है। इससे बेहतर है आप सिर्फ ये दवाई खा लें ताकि आपको बाद में तकलीफ़ भी नहीं होगी और ज़्यादा मेडिसिन भी आपको ना लेना पड़े, ज़्यादा ख़र्चा भी आपका नहीं होगा। ज़ोलिंजर एलिशन सिंड्रोम। ज़ोलिंजर एलिशन सिंड्रोम क्या है? ये जब मैदे में एक या एक से ज़्यादा ट्यूमर पैदा हो जाते हैं मैदे में या इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसको ज़ोलिंजर एलिशन सिंड्रोम कहते हैं। ये जो ट्यूमर्स होते हैं ये फिर मैदे और यहाँ पर इंटेस्टाइन में बहुत ज़्यादा मिकदार में गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करते हैं। जब वो जूस खारिज होंगे तो उसके मुकाबले में जो एसिड सिक्रीशन है वो ज़्यादा हो जाएगी। अब जब एसिड सिक्रीशन ज़्यादा होगी तो मैदे में तेज़ाबियत हम महसूस करेंगे, जलन होगी और खट्टी डकारी भी साथ में आएगी। तो अगर इस तरह के मसाइल आपको होंगे तो आप फेमोटाइडिन को इस्तेमाल करके जो अपने मैदे के मसाइल हैं उसको ठीक कर सकते हैं। और अक्सर औकात ये जो कंडीशन है ये 20 से लेकर 50 साल के दरमियान में जो उम्र होती है इस दौरान में ये कंडीशन पैदा होती है। इसके बाद है रिफ्लक्स एसोफेजाइटिस गैस्ट्राइटिस। अब इसके बारे में मैं बहुत पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, ऑलमोस्ट मैं दिसंबर या जनवरी की मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने रिफ्लक्स एसोफेजाइटिस गैस्ट्राइटिस के बारे में बात की थी। अब ये क्या चीज़ है? यहाँ पर अगर हम एसोफेजाइटिस को पहले जानें तो एसोफेजाइटिस द इन्फ्लेमेशन ऑफ एसाफिगस और गैस्ट्राइटिस द इन्फ्लेमेशन ऑफ गैस्ट्रिक आई मीन स्टमक। तो यहाँ पर स्टमक और एसाफिगस जो खुराकी नाली है उसको एसाफिगस कहते हैं। अब ये दोनों इस बीमारी में इन्वॉल्व हैं और ये जो कंडीशन है इसको हम सिंपल अल्फाज में अगर कहें तो जो डकारे हमें आती है, खट्टी डकारे, उसको भी आप एसोफेजाइटिस कह सकते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है? इस कंडीशन में ये होता है कि जो एसाफिगस का जो म्यूकस है वो इन्फ्लेम हो जाता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है और जो मैदे के कंटेंट होते हैं यानी जो हम खुराक खाते हैं वो मैदे में जाता है, वो कंटेंट वापस एसाफिगस की तरफ ऊपर आता है। रिफ्लक्स मूवमेंट है, चूँकि रिफ्लक्स मूवमेंट कहते ही इसी को है। तो उस कंडीशन में जब खाना वापस आता है ऊपर की तरफ तो फिर आपको पता है क्या होता है, वो शायद मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। जो फीलिंग्स होते हैं उस टाइम, जो एहसास होता है, मैं भी तजर्बा कर चुका हूँ, फेस कर चुका हूँ, वो कंडीशन मेरे साथ भी हो चुकी है। सम टाइम हो जाती है कि जो खाना है वो वापस आ जाता है, फिर इतनी खट्टी चीज़ें आ जाती है मैं आपको नहीं बता सकता। तो उस कंडीशन को रिफ्लक्स एसोफेजाइटिस गैस्ट्राइटिस कहते हैं।
तो उस कंडीशन में भी फेमोटाइडिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब फेमोटाइडिन को इन तमाम कंडीशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। मैदे की आलमोस्ट तेज़ाबियत, कट्टी डकारी, दिल की जलन, मरोड़ और उल्टी। हाँ, उल्टी में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पास और मेडिसिन दस्तयाब नहीं है। वो भी रिफ्लक्स एसोफेजाइटिस एक मूवमेंट इसको कह सकते हैं, उल्टियों को भी, तो वो भी उल्टी इस कैटेगरी में आ जाती है। तो आप इन तमाम कंडीशन में फेमोटाइडिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेगमेंट के बारे में, वो है डोज़। क्योंकि कोई भी दवाई डोज़ के बग़ैर या डोज़ के बग़ैर अगर हम डिस्कस ना करें तो वो नामुकम्मल रह जाती है। क्योंकि डोज़ ही वो चीज़ है जो कि दवाई को इफ़ेक्टिव बनाती है या नॉन इफ़ेक्टिव बनाती है। क्योंकि जब डोज़ ज़्यादा होगी तो मसले पैदा कर सकते हैं, अगर डोज़ कम होगी तो फ़ायदा ही नहीं होगा, ना नुकसान होगा ना फ़ायदा होगा। दवाई आप वैसे ही फ्री में ले रहे हैं, नुकसान अपना कर रहे हैं पैसे लगा कर और फ़ायदा नहीं करवा के। तो डोज़ के बारे में बात करते हैं। वैसे तो जो नॉर्मल डोज़ अगर आप कह लें तो वैसे इसमें 20 मिलीग्राम और 40 मिलीग्राम में के फॉर्म में आती है फेमोटाइडिन। और फेमोटाइडिन को जो लेने का तरीका वो है, आप इसको खाने से पहले ले सकते हैं आधा घंटा, या कम से कम मिनिमम खाने के 1.5 घंटा बाद आप ले सकते हैं। इससे पहले आप इसको ना लीजिएगा, फिर फ़ायदा आपको नहीं दे सकता। तो उस कंडीशन में फिर जो दिल की जलन, कटी डकार है, आप 20 मिलीग्राम सुबह ले सकते हैं और 20 मिलीग्राम शाम को ले सकते हैं। अगर आप एक टाइम पे लेना चाहते हैं तो आप 40 मिलीग्राम एक टाइम पे ले सकते हैं, या सुबह या शाम को। अगर डुओडेनल अल्सर की बात की जाए, गैस्ट्राइटिस अल्सर के बारे में बात की जाए, अगर वो कंडीशन आपको है तो आप इसको 40 मिलीग्राम यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ आपने रात को ये लेनी है। गैस्ट्रिक अल्सर, गैस्ट्राइटिस अल्सर या डुओडेनल अल्सर में 40 मिलीग्राम सिर्फ आपको रात को लेनी है। इसके बाद है गैस्ट्राइटिस अल्सर या डुओडेनल अल्सर की प्रिवेंशन के लिए, यानी प्रोफाइलेक्सिस के लिए, ताकि आगे मुस्तकबिल में ये बीमारी ना हो जाए, उसके लिए आप 20 मिलीग्राम रात को खाइए। सिर्फ रात को 20 मिलीग्राम आपने खानी है, उससे ज़्यादा आपने नहीं खानी है। आप खा सकते हैं लेकिन शायद ओवरडोज हो जाए, या फिर आप अपना नुकसान कर रहे हैं क्योंकि आप ज़्यादा दवाई ले रहे हैं, फिर भी आपको वही फ़ायदा देगा अगर आप 20 मिलीग्राम भी लेंगे। अगर ज़्यादा लेंगे तो भी वही फ़ायदा होगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला। उसके बाद है ज़ोलिंजर इल्यूजन सिंड्रोम। वो कंडीशन जो भी मैं एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप थोड़ा सा वीडियो को वापस बैक स्किप करके देख सकते हैं कि उसमें मैंने क्या कहा था। तो अगर ज़ोलिंजर इल्यूजन सिंड्रोम हो तो उस कंडीशन में 20 मिलीग्राम हर 6 घंटे के बाद आपने लेनी है, यानी 24 घंटे में 80 मिलीग्राम तक आप ले सकते हैं। यानी फॉर एग्जांपल आप सुबह 8 बजे गोली लेते हैं तो उसके बाद आपने 2 बजे लेनी है, फिर 8 बजे और फिर अगेन 2 बजे और फिर सुबह 8 बजे, तो 4 टाइम हो गया। अब ये टाइम टेबल थोड़ा सा अजीब है, तो आप सुबह जल्दी लेंगे तो शायद टाइम टेबल आपका फिर सेट हो जाए, क्योंकि रात के 2 बजे कौन मेडिसिन खाता है। और आखिर में रिफ्लक्स एसोफेजाइटिस, गैस्ट्राइटिस, तो उस कंडीशन में 20 मिलीग्राम आप रात को ले सकते हैं। अगर आपको मसला है, यानी उल्टी भी आ सकती है, वो कंडीशन उल्टी में कैटेगरी में आता है, या फिर कट्टी डकार भी आ सकती है, उस कंडीशन में 20 मिलीग्राम सिर्फ आपको रात को लेनी है। तो ये कुछ कंडीशन थी जो कि मैंने आपसे डिस्कस की, डोज के बारे में डिस्कस की। अब हम बात करते हैं कुछ साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, क्योंकि हर मेडिसिन के कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होते हैं। ये एलोपैथिक मेडिसिन का एक असूल है। हम पर मेहरबानी है जो हमें साइड इफ़ेक्ट्स भी दे रहे हैं, साथ में हमें और भी बीमार कर रहे हैं। अगर साइड इफ़ेक्ट्स की बात की जाए तो कुछ ख़ास नहीं है, बस आपको सर दर्द हो सकता है, सुस्ती आ सकती है, चक्कर भी थोड़े बहुत आ सकते हैं। ये कंडीशन रेयरली रिपोर्टेड हो चुके हैं, बहुत कम कंडीशन में ये मसाइल हो सकते हैं, बहुत कम केसेस में, तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये रेयर केस है। और एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि ये मेडिसिन मैं ख़ुद इस्तेमाल कर चुका हूँ, मुझे ऐसा कोई भी मसला फ़ील नहीं हुआ है, तो आपको भी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आखिर में हम बात करते हैं ड्रग इंटरेक्शन के बारे में। ड्रग इंटरेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट है किसी भी मेडिसिन के हवाले से, क्योंकि ड्रग इंटरेक्शन कभी कभार बहुत सीरियस हो सकता है। आप जब मेडिसिन लेते हैं तो दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं। अब उसका जो असरात है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप मिसाल ले, 2 बंदे एक दूसरे के साथ झगड़ रहे हैं, तो जो साथ में जो इन्वायरमेंट है उसका नुकसान हो रहा है, उस उन दोनों का तो हो रहा है, साथ में जो आसपास जो इन्वायरमेंट है उसका भी हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे बर्तनें पड़ी होती है, चीज़ें पड़ी होती है। मार्केट में नुकसान कर रही चीज़ों का, अगर मार्केट में लड़ रहे हैं बाज़ार में,
तो इन्वायरमेंट का भी नुकसान हो रहा है और अपने आप का भी हो रहा है। तो सेम इसी तरह जो ड्रग इंटरेक्शन है यहाँ पर हमारे जिस्म का भी नुकसान हो रहा है और इन दोनों का भी नुकसान हो रहा है। मोस्टली हमारा ही हो रहा है क्योंकि एक वो क्लोज इन्वायरमेंट में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। तो इसलिए ज़्यादा एहतियात करें किसी भी मेडिसिन को लेने से पहले। दूसरी मेडिसिन के बारे में आप लोगों को जानना चाहिए कि क्या ये इंटरेक्ट तो नहीं कर रहा जो मेडिसिन आप खा रहे हैं। तो सबसे पहले जो मेडिसिन है वो है केटोकोनाजोल और इसके अलावा इटोकोनाजोल। ये दोनों मेडिसिन एंटी फंगल मेडिसिन है, फंगल इन्फेक्शन में इस्तेमाल होता है। अगर आपकी स्किन पर कोई फंगस है तो उस वक्त आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो आप ज़रूर उस मेडिसिन को रीड करें कि क्या वाकई कोई एंटी फंगल मेडिसिन तो नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि हर एक स्किन के लिए एंटी फंगल ही। इसके अलावा है मेफ्लोक्विन एंटी मलेरियल ड्रग है जो कि मलेरिया के ख़िलाफ़ काम करता है, मलेरिया की बीमारी में इस्तेमाल होते हैं। वो जो मेडिसिन है वो भी इसके साथ इंटरेक्ट करता है, उसको भी आप लेने से एहतियात करें। या अगर वो ज़रूरी है तो फिर आप इसको ना लें। चूँकि मैं समझता हूँ कि एंटी मलेरियल ड्रग ज़्यादा ज़रूरी है उस टाइम पे अगर आप मेफ्लोक्विन यूज़ कर रहे हैं क्योंकि आपको मलेरिया होगा तो वो डोज़ आप पूरा करें उसके बाद ये लें, क्योंकि इसका कोई भी मसला नहीं है अगर आप कुछ दिन इसको मिस भी कर ले। तो डेप्सोन अगेंस्ट स्किन डिसऑर्डर में इस्तेमाल होता है, डर्मेटाइटिस में इस्तेमाल होता है। डेप्सोन मेडिसिन को भी आप फेमोटाइडिन के साथ इस्तेमाल ना करें, कुछ भी हो सकता है, उसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता। मैं आपको सिर्फ इन्फॉर्म कर रहा हूँ, आगे आपकी मर्ज़ी आप क्या करने वाले हैं फ्यूचर में। या अभी फ़िलहाल अगर आप अभी भी लेते हैं तो ज़रूर एक दफ़ा उस पर नज़र डालें, ज़रूर उसको स्टडी करें या इसको स्टडी करें। दोनों में से किसी को ज़रूर आपने स्टडी करना है, आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या मसाइल हो सकते हैं इंटरेक्शन के टाइम पर। और आखिर में डाइगोजिन हार्ट प्रॉब्लम में इस्तेमाल होती है, दिल की जितनी भी बीमारियां होती हैं उसमें इस्तेमाल हो सकती है। तो वो जो टेबलेट है वो मेडिसिन भी इसके साथ इंटरेक्ट करती है। तो और आज जितनी भी मैंने मेडिसिन डिस्कस की हैं ये तमाम मेडिसिन इसके साथ इंटरेक्ट करती है। इस्तेमाल करने से पहले ज़रूर डिस्कस करिए, डॉक्टर से ज़रूर रजू करें और एहतियात के साथ आप भी मेडिसिन लिया करें। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी क्योंकि मैंने इसमें बहुत ज़्यादा टॉपिक जो पूरा कंप्लीट डिस्कस किया है। और मेरी हमेशा से यही कोशिश रही है कि मेरे जो व्यूवर्स है वो जब एक दफ़ा मेरे वीडियोस पाए तो फिर दूसरी वीडियोस ना देखें फेमोटाइडिन के हवाले से या किसी भी मेडिसिन के हवाले से, क्योंकि मैं पूरी डिटेल के साथ एक वीडियो बनाता हूँ, टाइम लेता हूँ, लेकिन स्टिल एक क्वालिटी वीडियो प्रोवाइड करता हूँ। तो प्लीज़ आप चैनल भी सब्सक्राइब करें। वीडियो तो आप लोग लाइक करते नहीं हो, कर दो यार, इतना मेहनत जो करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई भी आपको सवाल है कमेंट में पूछ सकते हैं। जी जैसा इनका अल्लाह हाफिज़।